नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प दौर की बात करेंगे जहां सत्ता, अधिकार और लोकतंत्र के बीच एक जबरदस्त खींचतान हुई थी। ये कहानी है 42वें और 44वें संशोधन की। और हां, बीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक अकेले संशोधन में ऐसा क्या था कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाने लगा। इसका जवाब हमें 1976 में ले जाता है और उस दौर के सबसे बड़े संवैधानिक बदलाव की तरफ। तो कहानी का पहला भाग है एक्शन, और ये एक्शन था 42वां संशोधन। ये वो दौर था जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस संशोधन का मकसद बहुत बड़ा था, संविधान में बड़े पैमाने पर बदलाव करना। तो इसे ये नाम मिला क्यों? वजह बिल्कुल सीधी सी है। इसमें इतने ज्यादा और इतने गहरे बदलाव किए गए, संविधान के लगभग हर हिस्से को छुआ गया कि ये अपने आप में एक छोटा मोटा संविधान ही लगने लगा था। बदलावों की शुरुआत हुई सीधा संविधान की आत्मा से, यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना से। इसमें 3 बहुत ही अहम शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों ने एक तरह से हमारे गणतंत्र की पहचान को एक नई दिशा दे दी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ प्रस्तावना तक ही सीमित नहीं थी। इस संशोधन ने नागरिकों के लिए कुछ नई जिम्मेदारियां तय की और सरकार के लिए भी कुछ नए निर्देश दिए। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा गया, पार्ट 4A, और इसी में आर्टिकल 51A के तहत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल की गईं। आइडिया ये था कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध हो। इसके अलावा सरकार को रास्ता दिखाने वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी में भी 4 नई बातें जोड़ी गईं। आप देखिए, ये सब सामाजिक न्याय और पर्यावरण से जुड़ी थीं, जैसे गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद देना या फिर जंगलों और वन्यजीव की रक्षा करना। अब आता है एक और बड़ा बदलाव, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ऐसे 5 जरूरी सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से निकालकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। सीधा सा मतलब, अब इन मामलों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती थी। पावर का झुकाव थोड़ा केंद्र की तरफ हो गया। और शायद सबसे विवादास्पद कदम था न्यायपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाना। इस संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर को, यानी संसद के बनाए कानूनों को जांचने की ताकत को, बहुत हद तक कम कर दिया था। तो ये तो था एक्शन। अब हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है ना। तो कहानी का दूसरा हिस्सा है रिएक्शन। इमरजेंसी खत्म हुई, सरकार बदली और 1978 में जनता पार्टी सरकार लेकर आई 44वां संशोधन। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, 42वें संशोधन से हुए कई विवादास्पद बदलावों को पलटना। ये टेबल देखिए, ये एक्शन और रिएक्शन की पूरी कहानी खुद बयां करती है। लोकसभा का कार्यकाल जो 6 साल का कर दिया गया था, उसे वापस 5 साल किया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह एक बार लौटाने का अधिकार मिला। संपत्ति का अधिकार, जो एक फंडामेंटल राइट था, उसे हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। और सबसे बड़ा बदलाव, इमरजेंसी लगाने की वजहों को ही बदल दिया गया। पहले आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, जो एक बहुत अस्पष्ट शब्द था। तो 44वें संशोधन ने इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड था, ताकि कोई भी सरकार मनमाने ढंग से इमरजेंसी न लगा सके। साथ ही अब कैबिनेट से लिखित सिफारिश भी जरूरी कर दी गई। 44वें संशोधन ने एक और बहुत ही जरूरी सुरक्षा कवच हमें दिया। इसने ये पक्का कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश में नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो, आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे कोई छीन नहीं सकता। वो हर हाल में बना रहेगा। तो इस एक्शन और रिएक्शन की खींचतान के बीच एक रेफरी भी था, और वो थी हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरे खेल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या भूमिका निभाई। और इस कहानी का क्लाइमैक्स लिखा गया 1980 में। एक ऐतिहासिक केस सामने आया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये केस एक तरह से इस पूरी बहस का फैसला करने वाला था। कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक रथ के 2 पहियों की तरह हैं। आप एक पहिए को दूसरे से ज्यादा अहमियत देकर रथ नहीं चला सकते। दोनों के बीच का ये संतुलन ही संविधान का बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हुआ ये था कि 42वें संशोधन में संसद को संविधान बदलने की असीमित शक्ति देने की कोशिश की।
लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया। नतीजा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और भी मजबूत हो गया। ये साफ हो गया कि संसद संविधान को बदल सकती है, पर उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, और जुडिशियल रिव्यू की शक्ति वापस अपने मकाम पर आ गई। तो इस पूरी कहानी से हमारे बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए क्या सबक हैं? चलिए फटाफट से उन की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये हैं वो मुख्य बिंदु जो आपको याद रखने हैं। 42वां संशोधन, जिसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में जुड़े 3 शब्द, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर 44वां संशोधन जो एक सुधार था, आर्म्ड रिबेलियन शब्द आया, राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बना, और मिनर्वा मिल्स केस जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को मजबूती दी। हाँ, और ये भी याद रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए पार्ट 14A भी 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया था। और आखिर में एक सवाल जिस पर जरूर सोचिएगा, संसद, सरकार और न्यायपालिका के बीच शक्ति के इस निरंतर संतुलन में भारत के भविष्य को आकार देने की अंतिम शक्ति आखिर किसके पास है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।